इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं अध्याय 2 राजा और उनके राज्य में। हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मध्यकालीन भारतीय साम्राज्यों के उदय के उस बेहद दिलचस्प इतिहास को डिकोड करेंगे जिसने हमारे आज के भारत की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन राजवंशों ने अपनी सत्ता का सिक्का कैसे जमाया। सत्ता और पावर, इसे लेकर एक बहुत ही भड़काने वाला या कहें रोचक सवाल है। क्या एक विशाल साम्राज्य पर राज करने के लिए जन्म से ही क्षत्रिय होना एकदम कंपलसरी था? मतलब क्या कोई और राजा बन ही नहीं सकता था? खैर, ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई बार तो ऐसा हुआ कि महत्वाकांक्षी सामंतों ने अपने ही शक्तिशाली स्वामियों को यानी अपने ही राजाओं को सत्ता से उखाड़ फेंका और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। है ना कमाल की बात? और अगर आपको वो अजीब लगा तो जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए। 400 नहीं, ये कोई सैनिकों या हाथियों की संख्या नहीं है। ये असल में सिर्फ एक साम्राज्य द्वारा वसूले जाने वाले अलग अलग प्रकार के टैक्स यानी करों की संख्या है। सोचिए जरा, एक ही साम्राज्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 400 अलग अलग तरह के टैक्स लगा रहा था। इससे हमें साफ पता चलता है कि उस समय का वित्तीय ढांचा कितना आक्रामक था और आम आदमी पर इसका क्या असर होता होगा। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, नए राजा और राजवंश। दूसरा, प्रशासन और कर प्रणाली। तीसरा, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। चौथा, धन के लिए युद्ध। और अंत में चोल राज्य की एक शानदार केस स्टडी। आइए अपने पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, नए राजा और राजवंश। इस मैप को देखिए, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को कितनी खूबी से दर्शाता है। हम साफ देख सकते हैं कि कैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल जैसे ताकतवर राजवंशों ने अपने लिए विशाल क्षेत्र बनाए और कैसे उनकी सीमाएं लगातार बदलती रहीं। एक तरह से ये उस समय का एक बहुत बड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स था। अब जैसा कि हमने पहले बात की थी, अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो वो राजा कैसे बनेगा? यही एंट्री होती है हिरण्यगर्भ यानी सोने के गर्भ नामक एक बहुत ही खास अनुष्ठान की। ब्राह्मणों की मदद से होने वाले इस यज्ञ के जरिए कोई भी गैर क्षत्रिय खुद को वैद्य क्षत्रिय शासक के रूप में पुनर्जन्म दिला सकता था। उदाहरण के लिए दंती दुर्ग नाम के एक राष्ट्रकूट प्रधान ने अपने चालुक्य स्वामी को हराने के बाद ठीक इसी लूपहोल का इस्तेमाल किया था। एकदम मास्टर स्ट्रोक, है ना? और जब एक बार सत्ता मिल गई तो अपनी इस नई ताकत को दुनिया के सामने साबित भी तो करना था। इसके लिए इन नए शासकों ने भव्य कलाकृतियों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का ये अद्भुत भित्ति चित्र देखिए। ये केवल एक सुंदर कला नहीं थी, ये लोगों के दिमाग में ये बिठाने का एक तरीका था कि उनके नए राजा के पास ईश्वरीय शक्ति और परम अधिकार है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, प्रशासन और कर प्रणाली। देखिए, सत्ता हथियाना तो बस शुरुआत है। असली चुनौती तो साम्राज्य को चलाने की होती है, जिसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। हमने जो उन 400 चोल टैक्सों की बात की थी ना, उनमें वेट्टी शामिल था, जो नकद नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। कदमाई, जो कि एक स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू था। और तो और मकान पर छाजन डालने और यहाँ तक कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल तक पर टैक्स लगता था। सच में ये सिस्टम इतना आक्रामक था ताकि बड़े बड़े मंदिरों और युद्धों के लिए भारी भरकम फंड जुटाया जा सके। अब आते हैं तीसरे विषय पर, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना सोशल मीडिया या टीवी के राजा लोग अपनी इमेज बिल्डिंग कैसे करते थे? जवाब है प्रशस्तियां। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचे गए ये विस्तृत लेख असल में उस दौर का पब्लिक रिलेशंस या राजनीतिक प्रोपेगेंडा थे। इनमें राजाओं को एकदम अजेय, महान और शूरवीर योद्धाओं के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। राजा दुनिया को अपनी ठीक वैसी ही परफेक्ट छवि दिखाना चाहते थे जो उनके रुतबे को सूट करे। और इस शानदार पीआर के बदले में ब्राह्मणों को क्या मिलता था? राजा अक्सर उन्हें इनाम के तौर पर पूरी की पूरी जमीन दान में दे देते थे। इन महत्वपूर्ण लेन देन का पक्का रिकॉर्ड रखने के लिए ताम्रपत्रों यानी तांबे की इन प्लेट्स का इस्तेमाल होता था। इन पर बाकायदा राजसी मोहर भी लगी होती थी। आप इन्हें उस जमाने के एकदम पक्के प्रॉपर्टी पेपर्स या रजिस्ट्री के कागजात मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, धन के लिए युद्ध। जब एक बार घर के अंदर सत्ता और पैसा सुरक्षित हो गया तो किसी भी साम्राज्य निर्माता का अगला लॉजिकल कदम क्या होगा? जाहिर है बाहरी विस्तार।
इतिहास का बहुत ही मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश सदियों तक कन्नौज और गंगा घाटी की बेहद उपजाऊ जमीन पर कब्जे के लिए आपस में लड़ते रहे। ये दिखाता है कि कैसे प्राइम रियल एस्टेट ने उस दौर में 100 सालों से भी ज्यादा लंबे युद्धों को जन्म दिया। और संपत्ति के लिए युद्ध करने के भी दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके थे। एक तरफ महमूद गजनी जैसे शासक थे जो अपनी राजधानी को संवारने के लिए सोमनाथ जैसे समृद्ध मंदिरों पर तेजी से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लूटपाट करते थे। वहीं दूसरी तरफ चाहमान यानी चौहान वंश के शासक थे जैसे पृथ्वीराज चौहान। उनका तरीका अलग था। वे सिर्फ धन लूटने से ज्यादा पश्चिमी और उत्तरी भारत में अपने स्थायी नियंत्रण और भौगोलिक विस्तार के लिए लंबे रणनीतिक युद्ध लड़ते थे। तो चलिए अब इन सभी ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ते हुए अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर आते हैं, चोल राज्य की एक केस स्टडी। आइए इतिहास की सबसे शानदार सक्सेस स्टोरीज में से एक पर जूम इन करते हैं, शक्तिशाली चोल साम्राज्य। जरा सोचिए, उरैयूर के एक बहुत ही छोटे से मुखिया परिवार से शुरुआत करके राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम जैसे विजनरी नेताओं ने इसे पूरे दक्षिण भारत और उसके पार तक फैले एक अजेय सैन्य और नौसैनिक साम्राज्य में बदल दिया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन चोल साम्राज्य सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए नहीं जाना जाता, ये उनके भव्य निर्माण और कला के लिए भी जाना जाता है। एक तरफ उनकी विशाल और गगनचुंबी मंदिर वास्तुकला थी, जैसे गंगाईकोंड चोलापुरम, और दूसरी तरफ उनकी विश्व प्रसिद्ध बेहद बारीक कांस्य मूर्तिकला। उनकी कांस्य मूर्तियां इतनी जीवंत और परफेक्ट हैं कि आज भी दुनिया भर के कला प्रेमी इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। ये जो इतने भव्य मंदिर थे, ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये असल में उस पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को चलाने वाले धड़कते हुए इंजन थे। ये मंदिर पुरोहितों, संगीतकारों और नर्तकों का भरण पोषण करते थे। मूर्तिकला जैसे शिल्पों के बड़े हब थे, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इतनी जमीन होती थी कि पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। पर सच कहूं तो इस अपार संपदा और इतने बड़े साम्राज्य का वजूद ही मुमकिन नहीं था अगर उनके पास कृषि इंजीनियरिंग का वो मास्टर क्लास नहीं होता। उन्होंने जंगलों के बड़े हिस्सों को साफ किया, डेल्टा में बाढ़ रोकने के लिए मजबूत तटबंध बनाए, खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहरों का जाल बिछाया और बारिश का पानी सहेजने के लिए विशाल टैंक बनाए। इसी सिस्टमैटिक अप्रोच ने कावेरी डेल्टा को एक ऐसे अन्न भंडार में बदल दिया जिसने पूरे चोल साम्राज्य की भूख मिटाई और उसे अमीर बनाया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में पहुंचते हुए ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज की आधुनिक सरकारें भी भारी भरकम कर व्यवस्था, पीआर के जरिए अपनी छवि चमकाने और रणनीतिक क्षेत्रीय नियंत्रण पर इतनी ही निर्भर है, तो क्या 12वीं सदी से लेकर आज तक राजनीतिक सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने का असली ब्लूप्रिंट सच में जरा सा भी बदला है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।